गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं अभिषेक गिरी स्वागत करता हूं आप सभी का महेंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज का जो सेशन होने वाला है शानदार सेशन, उसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं 28, 29 और 30 दिसंबर के जो पेपर बचे हुए क्वेश्चन रह गए थे आए हुए पेपर्स में से, उसका डिस्कशन मैं आप लोगों को करवाऊंगा। और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग और हम लोग सभी विश करते हैं कि जल्द से जल्द कोरोना जो एक महामारी के रूप में फैल गया था पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, उससे हम लोगों को निजात मिले, जल्द ही उसका शमन हो सके, दमन हो सके। ऐसी ऐसी इच्छा रहेगी, ऐसी विशेष रहेगी। तो चलिए अपने सेशन को आज शुरू करते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी को गुड आफ्टरनून। आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत लंबा नहीं होने वाला है, छोटा सा सेशन मैंने रखा है कि जो जो क्वेश्चन 28 दिसंबर, 29 दिसंबर और 30 दिसंबर के पेपर में आए थे, कुछ क्वेश्चन तो मैं ला करके आप लोगों के साथ डिस्कस किया भी हूँ, इसकी वीडियो यहाँ पड़ी भी हुई भी है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे रह गए हैं जो उस समय मिल नहीं पाया था, बाद में मिलते रहे हैं, तो मैं उन सारे क्वेश्चंस को लेकर के आज आपके सामने आया हूँ। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और आज जितने भी क्वेश्चन बचे रह गए हैं उसको जल्दी से जल्दी हम लोग देख करके इस सेशन को समाप्त करते हैं। फिर हम लोग इसी पैटर्न पे जो 28, 29 और 30 दिसंबर के पेपर में आए हैं, उसी पैटर्न के क्वेश्चंस को नेक्स्ट डे से मैं आप लोगों के साथ यहाँ आकर के डिस्कस करूंगा। तो देखिए आपके स्क्रीन पे ये पहला क्वेश्चन आ चुका है। ये 28, 29 और 30 दिसंबर के पेपर में से एक दिन आया हुआ पेपर का है। तो मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए सभी लोग इस क्वेश्चन को देखिए, अगर सॉल्व करना चाहें तो फटाफट से एक बार सॉल्व भी कर सकते हैं। जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं अगर सॉल्व करना चाहें तो फटाफट से एक बार सॉल्व करें, फिर मैं आपको डिस्कस करा देता हूं क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक बार जरा ढंग से आप लोग देखना कि ए शॉपकीपर सेल्स 100 kg ऑफ शुगर पार्टली एट 10% प्रॉफिट एंड द रिमेनिंग एट 20% प्रॉफिट। एक शॉपकीपर है जिसके पास 100 kg शुगर दिया हुआ है, 100 kg शुगर है, उसमें से एक पार्ट वो 10% के प्रॉफिट पर बेचता है और रिमेनिंग पार्ट जो है वो 20% के प्रॉफिट पर बेचता है। अब क्या कहा जा रहा है कि इफ ही गेन्स 12% ऑन द होल ट्रांजेक्शन, यदि पूरे ट्रांजेक्शन पे इसका गेन 12% का हो, ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया, हाउ मच शुगर डिड ही सेल एट 20% प्रॉफिट। तो 20% के प्रॉफिट पे वो कितना शुगर को सेल किया है बता दीजिए। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन मैं ऐसा करा चुका हूं आप लोगों को, और मुझे लगता है किन्हीं को दिक्कत नहीं आ रही होगी, सभी लोग समझ भी रहे होंगे, सभी लोग आंसर भी कर रहे होंगे। वेरी गुड। तो 20% माइनस 12% एलिगेशन लगा देते हैं, कितना बच जाएगा यहाँ 8%। बोलते जाइएगा, दिख रहा है ना सभी को, यहाँ क्या बच जाएगा 8%। अच्छा मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूं, देखिएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा 8%। वेरी गुड। और 12% माइनस 10% यहाँ कितना बच जाएगा, आप बोलेंगे 2%। क्लियर है। तो कहने का मतलब जो रेशियो निकल के आना है वो क्या रेशियो आना है, 4:1 का रेशियो आना है। तो आप ये कह सकते हैं कि 4 प्लस और 1 मिला के 5, चलिए 5 यूनिट की वैल्यू जो है ये कितने के बराबर है, 100 kg के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के इक्वल हो जाएगा, आप बोलेंगे 20। और आपको जो निकालना है 20% प्रॉफिट के साथ, 20% प्रॉफिट के साथ निकालना है, तो यही 1 यूनिट तो निकालना था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 20 kg। आप चाहते तो ये भी क्वांटिटी निकाल सकते थे 4 यूनिट, ये कितना हो जाएगा 80 kg, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। क्लियर है सबको, समझ में आ गई चीजें। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जितने लोगों ने आंसर किया बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर एक शानदार अलजेब्रा का क्वेश्चन आ चुका है। क्या बोला गया है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 5। ये भी क्वेश्चन आप 28, 29 और 30 दिसंबर में जो मैं डिस्कशन कराया था उसमें जो रह गया था उसी को मैं लेके आया हूं। तो x प्लस 1/x की वैल्यू आपको 5 दी गई है और x टू दी पावर 4, x टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर अपॉन क्या बोला है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से सभी लोग सॉल्व करिए फटाफट से। 30 सेकंड का टाइम आपके पास है, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। क्या बात है, वेरी गुड। देखिए ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हैं ऑलरेडी, आप डिस्कस कर चुके हैं।
ऐसे क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में या तो एक बार x से या तो एक बार x स्क्वायर से डिवाइड करके आपको फॉर्मेट सेट कर लेना है, जिससे कि x प्लस 1/x से वो फॉर्मेट निकल के आ जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है x टू द पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर। अगर मान लीजिए यहाँ मैं डिवाइड करता हूँ x से, तो आप बोलेंगे यहाँ भी से डिवाइड करना होगा x से, बिल्कुल करना होगा। न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों जगह x से मैं डिवाइड करता हूँ, ये टाइप आप पढ़े होंगे। तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा x टू द पावर 3 प्लस 1/x टू द पावर 3 बन जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा बताइए, तो एक्स स्क्वायर में x से डिवाइड करेंगे तो x माइनस यहाँ 3x में x से डिवाइड करेंगे तो 3 प्लस कितना आ जाएगा 1/x। कोई प्रॉब्लम है किन्हीं को? अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि अगर x प्लस 1/x 5 है, तो अगर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब अगर निकालें तो आपको पता है ना 5 का पावर 3 माइनस 3 इंटू 5 होता है। अरे ऐसा रूल हम लोग पढ़े हैं ना कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर a है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या हो जाती है, a क्यूब माइनस 3a। कैसे हो जाती है, तो आप इसका फॉर्मूला सॉल्व करेंगे x प्लस 1/x का होल क्यूब का, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b आएगा, जो कि उस साइड जाकर के इक्वल टू के दूसरे साइड जाकर के माइनस 3a में कन्वर्ट हो जाता है। याद होगा आप लोगों को ये फॉर्मूला, बस इसी का मैंने यूज कर लिया। 5 का क्यूब कितना होता है 125 और माइनस 15 क्या बच जाएगा बताइए जल्दी से, 110। तो ये वैल्यू निकल के आ गई आपको कितना 110 अपॉन, अब देखिए नीचे x प्लस 1/x, ये आपको पता है ऑलरेडी। x प्लस 1/x कितना पता है 5 और माइनस 3, तो आप बोलेंगे सर 2 आ जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 55। क्लियर है? किन्हीं को कोई डाउट, कहीं से कोई डाउट की बात ही नहीं है। जहां तक इस फॉर्मूले की बात है, मैं फिर से कह देता हूं कि x प्लस 1/x अगर a के इक्वल है तो दोनों ओर क्यूब कर लीजिए। दोनों ओर जैसे ही आप क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस क्या हो जाएगा बताइए 3ab ऐसा इंटू a प्लस b, ऐसा ही आता है ना, और इसी को लिखते हैं a क्यूब। अब देखिए x प्लस 1/x आपको पता है a के बराबर होता है, तो आप नहीं लिख सकते x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू a क्यूब, और ये 3 और इसकी वैल्यू तो आपको पता है a, तो उधर जाकर के 3a। तो यही फॉर्मूला को मैंने यूज किया, आप भी यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में? सबको समझ में चीजें आ गई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट से देखिए क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क का है, 30 सेकेंड आप इसके लिए भी ले सकते हैं। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है कि A, B एंड C कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 एंड 60 डेज। 3 आदमी है, A है, B है, C है। एक लेता है 20 दिन, एक लेता है 30 दिन, एक लेता है 60 दिन। ठीक है, फिर क्या बोला जा रहा है कि इफ B एंड C ज्वाइंस A एवरी थर्ड डे, बी और सी जो है ए को ज्वाइन करता है प्रत्येक तीसरा दिन। ये ध्यान रखना है कब ज्वाइन करता है, टाइम आपका खत्म हो चुका है, प्रत्येक तीसरा दिन। तो बोलता है हाउ टाइम इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क, कितना समय जो है जरूरत होगा इस वर्क को समाप्त करने के लिए। वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जितने लोगों ने आंसर किया बहुत बढ़िया। अब देखिए 20, 30 और 60 का आप ले लीजिए एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 60। यहां पर एलसीएम 60 हो गया, इसका मतलब ये टोटल वर्क हो गया। अच्छा, एक दिन में ए कितना काम करेगा 3, 20 से 3 टाइम। अच्छा, बी कितना करेगा 30 से 60 2 टाइम, 2 टाइम यहां लिखेंगे। फिर 60 से कितना 1 टाइम, ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या बोलता है बताइए कि बी एंड सी ज्वाइंस ए एवरी थर्ड डे, मतलब पहला दिन ए अकेला काम करेगा, दूसरा दिन भी करेगा, लेकिन तीसरा दिन आकर के बी और सी ज्वाइन कर लेगा। फिर चौथा दिन अकेला काम करेगा ए, पांचवा दिन अकेला, छठा दिन फिर आकर के बी और सी ज्वाइन कर लेगा। हर तीसरे दिन पर बी और सी ए के साथ ज्वाइन करना है। तो बस इसी पैटर्न को तो फॉलो करना है, तो फॉलो करिए। तो फर्स्ट डे कौन आ गया ए, कितना काम किया 3। अगले दिन फिर ए है, कितना काम करेगा फिर 3, लेकिन उसके बाद प्रत्येक तीसरा दिन जो है बी और सी ज्वाइन कर लेता है, तो ए प्लस बी प्लस सी। तो इस दिन कितना काम हो जाएगा 3 2 5 और 1 6।
कोई दिक्कत? तो आप यहाँ से ऐसा नहीं कह सकते कि सर 3 दिन बीत चुका है और अभी तक काम कितना हो गया, 6 3 9 3 12, 12 वर्क हो चुका है, लेकिन आपको वर्क कितना करना है, 60। इसका मतलब 12 वर्क का पैटर्न अगर 5 बार चले, क्योंकि आगे भी यही फॉलो होना है, A3 फिर A3 और फिर A प्लस B प्लस C 6, ऐसा ही ना फॉलो होना है। तो अगले 3 दिन में भी तो फिर से वही वर्क होना है, 12। तो मैंने क्या बोला, अगर यही 12 को 5 बार फॉलो करवा देंगे तो 60 वर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। और 5 बार अगर 3-3 दिन का टाइम बीतेगा तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट मैं लिख देता हूं। तो 3-3 दिन का पेयर 5 बार अगर चलेगा तो इसका मतलब क्या है कि 15 दिन में आपका वर्क 15 डेज में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 15 डेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जितने लोगों का आया है बहुत बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी लोग देखते जाइए, क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन है जो आपके 28, 29 और 30 दिसंबर के पेपर का जो मैं डिस्कशन करवाया था उसमें रह गए थे। तो मैंने सोचा कि उसको आज जो है डिस्कस कर लिया जाए ताकि कोई क्वेश्चन रह ना जाए। और आगे जो अभी क्लासेस चलने वाली है, डेली क्लासेस चलती है 1 PM to 2 PM में। तो आगे जो अभी क्लासेस चलेगी इस सेशन के बाद यानी कि अगले दिन से, तो आप लोगों को मैं डिस्कस कराऊंगा जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं 28, 29 और 30 को, तो उन सारे क्वेश्चन के पैटर्न पे और पॉसिबल क्वेश्चन जो वहां से सोचे जा सकते हैं एग्जामिनर के द्वारा, उन सारे क्वेश्चंस को मैं लेके आऊंगा, वैसे ही पैटर्न को लेके आऊंगा। तो क्लास करना बिल्कुल ना भूले, डेली क्लास जरूर करते रहें ताकि आपका प्रिपरेशन उस लेवल तक पहुंच सके। अब देखिए क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार सिंपल सा है। इसके लिए भी 30 सेकेंड मैं आपको देता हूं। क्या है कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, 100 केंद्रीय वृत्त। मतलब अगर बहुत सारे सर्कल्स का, 2 या 2 से अधिक सर्कल्स का अगर सेंटर एक हो तो वो कंसेंट्रिक कहलाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 कंसेंट्रिक सर्किल है, एक सर्कल ये मान लीजिए और एक सर्कल ऐसा ही मान लीजिए, ऐसा मान लीजिए, ऐसा सर्कल है कंसेंट्रिक सर्कल। थोड़ा मैं बढ़िया से बना देता हूं, देखिए 30 सेकेंड तो आपका बीत चुका। ऐसा 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, किस तरह के फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में है। बोलता है द इनर एंड आउटर सर्कमफेरेंस, इनर भी दिया हुआ है और आउटर भी दिया हुआ है। कितना सर्कमफेरेंस दिया है, 22 मीटर एंड 22 यहाँ पर सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर एंड 44 सेंटीमीटर। तो बोलता है द विड्थ ऑफ द रिंग इज, आपसे ये पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। विड्थ का मतलब क्या, ये जो दिख रहा है ना, ये देखिए यहाँ पर वलय का ये पूछा जा रहा है, विड्थ बताइए। तो ये कैसे निकलेगा, तो आप देखिए बड़े वाले आर में, सर्किल से यहाँ कंसेंट्रिक सर्कल है, तो बड़ा वाला आर में अगर छोटा वाला आर को माइनस कर लिया जाए तो आप बोलेंगे ना कि निकल के आ जाएगा सर ये विड्थ इसका, बिल्कुल बोलेंगे। तो बड़ा वाला आर निकालने के लिए अब क्या करेंगे, सरकमफेरेंस दिया हुआ है तो आप लिखिए, बड़ा वाले के लिए सरकमफेरेंस लिखिए, तो 2 पाई आर हो जाएगा बड़ा वाले के लिए, माइनस छोटा वाले के लिए 2 पाई स्मॉल आर, और यही दिया हुआ है कितना, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, आप कह सकते हैं दोनों पता है सर, एक का 44 और एक का 22, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 2 पाई बाहर कर लीजिए तो 2 इंटू 22/7 बाहर आ गया, तो यहाँ आ गया बड़ा आर माइनस छोटा आर, यही दिया हुआ है 22 के इक्वल। 22 से ये 22 खत्म, तो आपका आंसर डायरेक्ट आ गया आर माइनस आर कितना, 7/2, आप बोलेंगे 3.5। यही तो पूछ रहा था, बड़ा आर में से छोटा आर को माइनस कर लेंगे तो यही तो विड्थ निकल के आ जाएगा, ये वाला विड्थ निकल के आ जाएगा। तो यहीं से आंसर कितना आ गया, 3.5। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अब क्या दिया है, एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे है, 30 सेकेंड आपको मिल रहा है। अगर आप सॉल्व करना चाहें तो जल्दी से फटाफट से सभी लोग सॉल्व करें। एकदम छोटा सा सेशन आज मैंने रखा है, जो क्वेश्चन बच गया था उसको मैं डिस्कस करा करके आज ये सेशन को यहीं पर समाप्त कर दूंगा। फिर हम लोग बात करेंगे अगले दिन से यानी कल से डेली 1 PM to 2 PM में जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं 28, 29 और 30 दिसंबर को, उन सारे क्वेश्चन के पैटर्न पे नए क्वेश्चंस मैं आपको सेट करके जो एग्जामिनर सोच सकता है आपके लिए, उस टाइप के क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा। देखिए आपका टाइम खत्म हो चुका है, वेरी गुड। क्या बोलता है कि एक आयत का विकर्ण आपको दिया है,
एक रेक्टेंगल है जिसका डायगोनल दिया हुआ है 18 मीटर और उसका एरिया दिया है 126। ऐसा क्वेश्चन आ चुका था आपको, मैं 28 तारीख वाला पेपर जब दिखा रहा था तो ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन आया था कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल क्या मतलब क्या होता है, आयत, ऐसा आयत दिया हुआ है, आपको पता है कि ये इसका डायगोनल है और डायगोनल क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, यही होता है। तो आपको दिया हुआ है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट की वैल्यू 18, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 18 का स्क्वायर 324 लिख सकते हैं। और आपको एरिया दिया हुआ, एरिया का मतलब कि एल इंटू बी गिवन है, तो एल इंटू बी कितना गिवन है, तो आपको गिवन है 126। आपसे पूछा क्या गया, पूछा गया है कि बताइए 9 रुपया प्रति मीटर की दर से आयताकार फील्ड के चारों ओर 12 लगाने का कुल खर्च ज्ञात कीजिए। 12 का मतलब यहाँ होता है फेंसिंग करना, मतलब अगर आयताकार फील्ड के चारों ओर फेंसिंग करना हो इस तरीके से अगर फेंसिंग करना हो तो फेंसिंग का खर्च कितना आएगा। तो फेंसिंग जो होता है वो किस में होता है, पेरीमीटर में होता है। तो आपको जब खर्च निकालना होगा वो किस हिसाब से, तो पेरीमीटर निकालना होगा तभी तो खर्च निकल के आएगा। तो पेरीमीटर के लिए एल प्लस बी चाहिए, तो आप क्या करिए, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने समझाया था उस दिन भी, यहाँ भी अगर 2LB ऐड कर लें और यहाँ भी अगर 2LB ऐड कर लें तो आप यहाँ से आसानी से बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा सर एल प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये 324 तो ऑलरेडी है, 2LB का मतलब क्या है, 2 इंटू 126, तो आप बोलेंगे 126 गुना 252, ऐसा हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो 500 आ जाएगा 76। तो L प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, 576 का अंडर रूट, कोई प्रॉब्लम, तो ये निकल के आ जाएगा 24। 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। लेकिन आपको पेरीमीटर चाहिए तो 2 इंटू एल प्लस बी चाहिए, इसका मतलब क्या लिखिएगा 2 इंटू 24, यानी कि पेरीमीटर आ गया 48 मीटर। और आपको पता है रेट क्या पता है कि 1 मीटर में कितना खर्च आता है 9 रुपया, तो 48 मीटर में क्या आ जाएगा, तो टोटल एक्सपेंडिचर आप निकाल सकते हैं कितने के बराबर, तो 48 इंटू 9, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 से 8 बार में 72 का 2 7, 9 चौका 36 और 7 43, 432 रुपया, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत लोगों ने आंसर किया, बहुत बढ़िया, सबको बधाई, एकदम करेक्ट आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन आया था, जो छूट गए थे क्वेश्चन में उसी का डिस्कशन लेके आया हूँ। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उन लोगों को पता होना चाहिए कि ये डेली क्लास है, 1 PM से चलती है 2 PM तक। अब देखिए नेक्स्ट, ये आपको पूछा गया है cos 12 प्लस cos 84, ये 12 डिग्री है, 12 डिग्री ऐसा है ये, और प्लस cos 84 डिग्री प्लस cos 168 डिग्री प्लस cos 96 डिग्री, क्या होगा। देखिए इस पर एक क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी आ चुका था, मैंने आप लोगों को बताया था क्या आ चुका था, बस इतना ध्यान रखना था। देखिए मैं आपको समझाता हूं कि एक होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है जरा समझिएगा कि इफ ऑल द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन सर्कल देन क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड साइक्लिक। यही पढ़े हैं कि जब किसी भी चतुर्भुज के सारे वर्टिसेस सर्कल पे लाई करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टी में मैं आपको समझाया था कि अगर ये ABCD एक प्रकार का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो तो एंगल A और एंगल C की वैल्यू का सम 180 होता है, ये आपको पहले से पता है, होता है। फिर मैंने आपको ये भी समझाया था कि एंगल B और एंगल D की वैल्यू का सम भी 180 होता है। आप बोलेंगे बिल्कुल सर ये तो होता है, बट इसका यहाँ पर क्या काम है, तो मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा प्रॉपर्टीज में ये भी लिखाया था कि cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D इसकी वैल्यू 0 होती है, ये भी मैंने आपको बताया था कि ये ऑलरेडी CGL में ऑलरेडी आ चुका है, उसी पैटर्न को फॉलो करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो ये 0 कैसे होता है मैंने ये भी बताया था कैसे, देखिए cos A प्लस cos B को छोड़ दीजिए प्लस, अब cos C के बारे में सोचिए, तो A प्लस C अगर 180 है तो आप बोल सकते हैं ना कि C की वैल्यू 180 माइनस A हो जाएगा। और जब बात करेंगे cos C की वैल्यू तो cos 180 माइनस A होगा, और cos 180 माइनस A की वैल्यू क्या होती है, तो आपको पता है माइनस cos A होती है। सेम उसी प्रकार B प्लस D, यहाँ देखिए B प्लस D 180 है, तो अगर आप D निकालना चाहेंगे
तो 180 माइनस बी हो जाएगा। तो अगर कॉस निकालना चाहेंगे डी, तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि कॉस डी की वैल्यू सर हो जाएगी माइनस कॉस बी, ऐसा। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस बी। तो यहां से आप जानते हैं ये सॉल्व होके क्या बचेगा, जीरो। तो ये जीरो कब हो रहा है, बस ये याद रखते हैं आप कि अगर a प्लस सी मिल करके 180 है, b प्लस डी मिल के 180 है, तभी तो ये जीरो हो रहा है। और अगर किन्हीं को ये बात पहले से पता हो और इस पर पूरा काम करके वो गए हों, तो देखिए उनके लिए ये सवाल का आंसर सीधा जीरो है। कैसे, देखिए 168 प्लस 12 मिल के कितना हो रहा है 180। अच्छा यहाँ देखिए 84 प्लस 96 मिलके कितना हो रहा है 180। तो आपका आंसर क्या हो गया, जीरो। और अगर नहीं भी पता होता तब अगर बढ़ाना चाहते तो आपको ऐसे लिखना होता, cos 12 प्लस cos 84 प्लस cos 160 को आप लिख सकते थे cos 180 माइनस 12, ऐसा। और इसको लिख सकते थे cos 180 माइनस 84, तो ये 96 बच जाता। फिर यहाँ लिखते cos 12 प्लस cos 84, और इसको आप क्या लिख सकते थे, cos 180 माइनस 12 को माइनस cos 12, ऐसे भी लिख सकते थे। और cos 180 माइनस 84 को माइनस cos 84, ऐसा लिख सकते थे। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ऐसे भी कर सकते थे। मैंने आपको एक बैकग्राउंड दिया कि ये ऑलरेडी क्वेश्चन में आ चुका है पहले से पेपर में सीजीएल के, तो आप डायरेक्टली आंसर जीरो लगा सकते थे। आई बात समझ में सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कह रहा है, एक साधारण सा क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी निश्चित मूलधन पर, किसी निश्चित प्रिंसिपल पर, सर्टेन प्रिंसिपल पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 है, तो उसी मूलधन पर उसी दर से उतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आपको पता है 10% अगर हमारा रेट है, 10% रेट है, तो अगर 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालें, सिंपल इंटरेस्ट, तो आपको नहीं पता है कि 20% होता है 10 इंटू 2। लेकिन अगर 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें, सीआई निकालें, सीआई, तो क्या पता है, तो आप जानते हैं 2r² का फॉर्मूला, या आप जानते हैं 2r प्लस r²/100 का फॉर्मूला, या आप ट्री वाला मेथड जानते हैं कि 10, 10 और 1 ऐसा जानते हैं। तो किसी को यूज करके आप 2 साल का इफेक्टिव रेट निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इसी का यूज कर लेता हूं, 2r प्लस r²/100, r है आपका 10%, 10 दूना 20 प्लस 10 का स्क्वायर 100/100, आपको पता चला 1 मिल के 21, मतलब कितना हुआ 21%। तो आपको क्या दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 500। तो क्या आप नहीं कह सकते सर कि 20% की वैल्यू 500 है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 25? अरे नहीं हो जाएगी। और 21% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 गुना 21 कितना हो गया, 21 बचे 105 का 5 10, 21 गुना 42 और 10 52, यानी 525। आई बात समझ में, आई बात समझ में, बस यही आपका आंसर हो गया। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते जाइए। यही सब क्वेश्चन रह गया था। अब देखिए ये भी टाइप मैंने कितनी बार समझाया है, कितनी बार समझाया है, क्या बोलता है देखिए जरा सा क्वेश्चन को। आप लोग चाहें तो बना भी सकते हैं, टाइम आपको मिल जाएगा। ये 28, 29 और 30 में से किसी एक दिन आया था, जो क्वेश्चन रह गया था वही मैं लेके आया। क्या बोलते हैं देखिए, ए बॉय इज लेट बाय 9 मिनट इफ ही वॉक टू स्कूल एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। If he walk at the rate of 5 km per hour, he arrives 9 minutes early. The distance to his school is. ये क्वेश्चन आया था। अब देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ इसका कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है, तो देखिए कि अगर एक प्लेस A है और दूसरा प्लेस आपका B है, कोई आदमी यहाँ से चला S1 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है T1 मिनट लेट। कभी ऐसा भी हो सकता है S2 किलोमीटर पर आवर से चले और अपने डेस्टिनेशन पर T2 मिनट पहले पहुंच जाए, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी A से जा रहा है B, मैं अपने आप को हाइड कर रहा हूं देखिएगा, तो यहां से चला S1 किलोमीटर पर आवर से और टाइम से पहले ही पहुंच गया T1 मिनट। अगली बार चला S2 किलोमीटर पर आवर से,
इस बार टाइम से जो है थोड़ा लेट पहुंचा। तो ये दोनों टाइप में से कोई टाइप आए, ये आए आपका, ये टाइप आए, दोनों एक ही बात है। ऐसे केस में मैंने समझाया था कि डिस्टेंस इक्वल टू आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, ऐसा प्रोडक्ट ऑफ स्पीड बाय कितना, डिफरेंस ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड, और इनटू क्या ध्यान रखना होता है, सम ऑफ टाइम, बस सम ऑफ टाइम। अगर मिनट में हुआ तो 60 से डिवाइड कर लीजिए, बस हो गया। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी होती है। इतना अगर आपको ध्यान रहता है तो क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखिए कैसे। अब अगर क्वेश्चन का मैं आंसर लिखने की बात करूं तो डिस्टेंस बराबर प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, एक का स्पीड 4 है, एक बार 5 है, तो लिखिए 4 इंटू 5। डिफरेंस ऑफ स्पीड 5 माइनस 4, 1 का डिफरेंस, इंटू सम ऑफ टाइम, एक बार 9 मिनट आपका जो है लेट पहुंचा है, एक बार 9 मिनट अर्ली पहुंचा है, तो सम कितना हो गया, 9 प्लस 9 18। अब बाई कितना 60 हो गया, 5 से 4 बार 20 हो गया, 20 से ये 3 बार में, 3 से कट गया 6 बार में, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर। बस यही आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिएगा क्या बोलता है, फिर से समझिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करना चाहे तो कर सकते हैं, करिए, अगर करना चाहे आप लोग तो कर सकते हैं। मैं बस क्वेश्चन दिखाने आया हूं, एक छोटा सा सेशन ले करके, ताकि आप लोग का जो बचा हुआ क्वेश्चन रह गया वो एक बार आप लोग देख लें, कुछ भी आपका छूटे ना इस चैनल पर, महिंद्राज के ऑफिशियल चैनल पर, कुछ भी आपका बचा हुआ ना रह जाए। मैंने यही कोशिश किया है। देखिए क्या कितना सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है। बोलता है द एग्जाम क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 50% मार्क्स इज रिक्वायर्ड टू पास। बोलते हैं 50% मार्क्स जरूरी है एग्जाम को पास करने के लिए। द फर्स्ट पार्ट इज 200 मार्क्स। बोलते हैं पहला पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट जो है ये कितने मार्क्स का है, 200 मार्क्स का है। इन विच 40% मार्क्स आर स्कोर्ड, इसमें कितना स्कोर किया गया, 40%। अच्छा फिर पढ़िए, एंड द सेकेंड पार्ट विच इज 150, सेकेंड पार्ट आपका जो है वो 150 मार्क्स का है। बोलते हैं हाउ मच परसेंटेज मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू बी स्कोर्ड, यहाँ कितना प्रतिशत स्कोर करना चाहिए ताकि ओवरऑल में 50% मिल सके। ऐसा आपने प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन बनाते हुए आप आए हैं। अगर इसको मैं चेंज कर लूं, 50 से 4 बार में 200, 50 से 3 बार में 150, तो 4 प्लस 3 टोटल कितना हो गया 7, 7 में चाहिए 50, इसका मतलब 350%। ये इक्वल किसके होगा, 4 में चाहिए 40%, तो 160% प्लस आप लिखेंगे 3x%, यही बराबर ना 350 है, तो 3x% कितना हो जाएगा, तो 160 इसमें से माइनस कर लीजिए, तो कितना बच जाएगा 0, 15 में से 6 गया 9, तो 190 बच जाएगा। तो x की वैल्यू निकल के नहीं आ गई, 190 बाई कितना 3, 3 6 18, 1 19, 3 3 9 1 10, 63 होल 1/3%, यही आपका आंसर हो गया। ये कितनी बार आप लोग ऐसा पढ़े हैं प्रॉफिट लॉस में कि 2/5 आर्टिकल को 10% प्रॉफिट पर, तो रिमेनिंग को कितना प्रॉफिट पर बेचे या कितना लॉस पर बेचे, ताकि होल ट्रांजैक्शन में 10% का प्रॉफिट हो, 20% का प्रॉफिट हो। उसी टाइप का ना ये क्वेश्चन था कि 200 मार्क्स का पेपर एक है, दूसरा 150 मार्क्स का है, तो रेशियो में 4:3 का है, एक में 40% लाया, दूसरे में कितना परसेंट चाहिए, ताकि ओवरऑल 7 में उसको, ओवरऑल का मतलब 4 + 3 को मैंने 7 किया था, ओवरऑल में कितना मिल जाए उसको, तो 50% मिल जाए। क्लियर है, आसान है, सभी को पता है, वेरी गुड। अब देखिए बोलता है नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है पाइप एंड सिस्टर्न का। हमें लगता है सबको ये क्वेश्चन पता ही होगा, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैंने कितनी ही बार कराया है। जो लोग जुड़ते जा रहे हैं सभी को मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आपके लिए एक शुभ हो, आपके लिए अच्छी न्यूज आए, इसी ईयर में आए, आपका सिलेक्शन हो, यही विशेष है आप लोगों के लिए मेरा। चलिए अब इस सेशन को और आगे बढ़ाते हुए जो 28, 29 और 30 दिसंबर के कुछ क्वेश्चन रह गए उसको जल्दी से मैं डिस्कस करा देता हूं। देखिए एक पाइप जो है, एक टंकी को, एक पाइप ए है जो 10 घंटे में टंकी को फुल कर सकता है, 10 घंटा लिख लीजिए। पाइप बी है, एक पाइप बी भी है जो इसको 15 घंटे में टंकी को फुल कर सकता है, और एक पाइप सी है, सी इसको 10 घंटे में खाली कर सकता है, ऐसा बोला गया है। अब आपको पता है ऐसे क्वेश्चन में तुरंत हम लोग एलसीएम निकाल करके वर्क निकाल लेते हैं, तो 60 इसका वर्क हो गया टोटल।
अब देखिए ये कितना फिल करेगा 6 यूनिट, पहला वाला नल ए। बी कितना करेगा 15 से 4 बार में तो 4 यूनिट, और सी कितना खाली करेगा तो 10 से 6 बार में तो -6 यूनिट। लेकिन अब चलाया कैसे गया है, तो बोलता है पाइप ए और बी को 5 घंटे के लिए खोल दिया जाता है। तो 5 घंटे के लिए अगर सिर्फ ए और बी खुला, 5 घंटे के लिए सिर्फ ए और अगर बी खुला, इसका मतलब 6 + 4 यानी 10, 10 × 5 यानी कितना अभी तक फुल हुआ 50। ठीक है, फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है तथा पाइप सी को खोल दिया जाता है। अब बताइए ये दोनों क्लोज हो गया, ए भी क्लोज बी भी क्लोज। अब चलेगा कौन, सी। तो सी तो खाली करना शुरू करेगा ना, सी क्या है, ड्रेन पाइप है, 6 यूनिट खाली करना शुरू करेगा पर आवर, और पहले से भरा कितना है 50। तो 50 को अगर 6 यूनिट पर आवर से खाली करेगा तो आप बोलेंगे ना 2 से 3, 2 से 25 यानी 8 होल 1/3 आवर्स में ये टैंक क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। यही आपको पूछा गया था, कितने टाइम में टंकी खाली हो जाएगा। बताइए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लियर। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपका 10 सेकंड वाला है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। किन्हीं को क्या बोलता है कि एक धनात्मक संख्या को जब 425 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 65 बचता है, और जब समान संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। बहुत लोग तो डिवाइड कर भी दिए होंगे अभी तक, वेरी गुड, 65 में 17 से। लेकिन एक बार ये देख लिया करिएगा 17 से 425 डिविजिबल है कि नहीं। तो 17 से जब डिवाइड करिएगा इसको तो कितना हो जाएगा, 17 दूना 34, 8 42, 17 बिल्कुल डिविजिबल है 425। तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, 65 में 17 से डिवाइड कर लेंगे, 17 तिया 51, बच गया कितना 14। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही रिमाइंडर है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब आपका जो ये सेशन है यहीं पर कंप्लीट होता है। सभी लोग मेरे साथ डेली जो है 1 PM to 2 PM में आप मेरे साथ डेली जुड़ सकते हैं। डेली यहाँ पर क्लासेस चलती है रेलवे NTPC मैथ्स के लिए, और जितने भी लोग नए हैं इस टाइम को याद कर लें, और जिनको भी जो लोग भी आज की क्लास में अटेंड किए हैं क्लास को, उनको PDF की ज़रूरत है तो वो लोग क्या करें, मेरे टेलीग्राम पे आप आकर के आप वो PDF पा सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में टाइप करिए @MATHS मैथ्स BY बाय अभिषेक गिरी ABHISHEK जो कि मेरा नाम है। इतना आप टाइप करें तो आपको टेलीग्राम मेरा ID मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन कर ले, मैं वहाँ PDF भी डाल दूंगा, और साथ में ये PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन मेरे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।